Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. नमस्ते। आज की ये इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम भारत से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दों पर गहरी नज़र डालने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास 3 खास विषय हैं। एक तो एक ऐसे आयोग की कहानी है जो अल्पसंख्यकों के लिए बना है पर उस पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, भारत की सोलर एनर्जी इंडस्ट्री, उसमें क्या चल रहा है, क्या अच्छा है, क्या चुनौतियां हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी टॉपिक है आजकल। और तीसरा, अमेरिका के वीजा नियमों में हुए कुछ बदलाव, खासकर H1B वीजा, जिसका असर भारतीयों पर पड़ सकता है। हाँ, ये भी काफी चर्चा में रहा है। तो मकसद यही है कि इन सब मामलों की तह तक जाएं, आसान भाषा में समझें और ये जानें कि ये हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ खबरें ना देखें, बल्कि उनके पीछे की बातें, उनका असली मतलब और आगे क्या हो सकता है उसे समझें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, NCM से। अभी ये चर्चा में है क्योंकि इसके चेयरमैन और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। हाँ, ये खबर आई थी, मतलब आयोग काम ही नहीं कर पा रहा है अभी। हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL मतलब जनहित याचिका भी दायर हुई है। अच्छा, क्या मांग है उसमें? मांग यही है कि भाई सरकार जल्दी से ये पद भरे ताकि आयोग अपना काम फिर से शुरू कर सके। ये तो लॉजिकल लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और ये सवाल उठाया है आयोग के ही एक पूर्व चेयरमैन ने। अरे, क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है कि अगर ये आयोग फिर से बन भी जाए, सारे पद भर भी जाएं, तो क्या इससे वाकई अल्पसंख्यकों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? उन्होंने तो इसे लगभग रद्दी कमीशन तक कह दिया है। बाप रे, रद्दी कमीशन, ये तो बहुत ही तीखी टिप्पणी है। हाँ, है ना? तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्या ये आयोग सच में उतना असरदार नहीं रहा? देखिए, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना जरूरी है। ये आयोग बना था 1978 में। अच्छा। तब जनता पार्टी की सरकार थी और ये SC/ST आयोग के साथ ही बना था। पर उस वक्त ये दोनों ही सिर्फ सरकार के एक आदेश से बने थे, एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसे कहते हैं। सिर्फ सरकारी आदेश से? मतलब कोई कानूनी या संवैधानिक दर्जा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर पहली नींव थोड़ी कमजोर रह गई, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जो संस्था सिर्फ सरकारी आदेश से बनती है वो उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी संसद के कानून से बनी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, या फिर जिसका जिक्र सीधे संविधान में हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे UPSC या चुनाव आयोग। बिल्कुल, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्हें ज्यादा शक्तियां, ज्यादा आजादी मिलती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी तो थोड़ी सरकार पर ज्यादा निर्भर करती है। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे 1992 में एक बड़ा मोड़ आया। सरकार ने SC/ST आयोग को तो संवैधानिक दर्जा दे दिया, संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत। ओके। लेकिन अल्पसंख्यक आयोग को सिर्फ कानूनी दर्जा मिला, मतलब संसद में एक एक्ट पास करके इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। अच्छा, तो एक को संवैधानिक और दूसरे को सिर्फ कानूनी। हाँ, और कई लोग मानते हैं कि ये इस आयोग के लिए पहला झटका था, एक तरह का भेदभाव के साथ बनी दो संस्थाओं में से एक को ज्यादा मजबूती मिल गई। अच्छा, तो 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, उसके बाद इसने क्या काम करना शुरू किया? मतलब फोकस एरिया क्या था? देखिए, कानूनी दर्जा मिलने के बाद आयोग ने काम तो शुरू किया और इसने खास तौर पर संविधान के 2 आर्टिकल्स पर फोकस किया, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 ये क्या है, जरा आसान शब्दों में बताएंगे? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों को अपनी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। ठीक है। और अनुच्छेद 30 वो उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने और चलाने का अधिकार देता है। अच्छा, तो इन पे आयोग ने काम करना शुरू किया। हाँ, और आयोग को कुछ सिविल कोड जैसी शक्तियां भी दी गईं, जैसे किसी को जांच के लिए बुलाना, कोई कागजात मंगवाना वगैरह। वो शक्तियां आज भी हैं, लेकिन यहीं पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वो क्या? वो ये कि आयोग
किसी पर जुर्माना नहीं लगा सकता, किसी को सजा नहीं दे सकता, और सबसे अहम बात, अपने फैसलों या सिफारिशों को लागू नहीं करवा सकता। लागू नहीं करवा सकता मतलब ये कि आयोग जांच करके सरकार को अपनी सिफारिश भेज सकता है, पर सरकार उसे माने या ना माने ये पूरी तरह सरकार पर निर्भर है। तो असल में ये सिर्फ एक सलाहकार संस्था बन के रह गया, जिसके पास पावर्स तो हैं कहने को, पर असली दांत नहीं है। मतलब सिफारिशें दे सकता है पर मनवा नहीं सकता। तो ये तो एक बहुत कमी हुई, और इसके बाद भी कुछ हुआ जिससे इसकी स्थिति और कमजोर हुई। आपने शुरू में कहा था कि इसे दूसरा और तीसरा झटका भी लगा। हाँ बिल्कुल, दूसरा झटका आया 1993 में, जब देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC बना। अच्छा, NHRC। हाँ, उस समय भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के कुछ आरोप लग रहे थे, तो सरकार ने ये कदम उठाया। लेकिन NHRC बनाते समय एक प्रावधान ऐसा रखा गया कि अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, SC/ST आयोग, इन सबके चेयरमैन अपने आप ही NHRC के सदस्य बन जाएंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर जैसे कहते हैं। ओ, तो इसका क्या असर हुआ? इससे एक मैसेज ये गया कि शायद अल्पसंख्यक आयोग अब NHRC के अंडर काम करेगा। उसका कद थोड़ा छोटा हो गया, जैसे वो NHRC का एक हिस्सा बन गया हो। उसकी अपनी अलग पहचान थोड़ी धुंधली पड़ गई। ये दूसरा झटका था। समझ गए। पहले संवैधानिक दर्जा नहीं, फिर NHRC का सदस्य बन गया, और तीसरा झटका कब लगा? तीसरा झटका लगा 2004 में। तब UPA सरकार थी। उन्होंने एक बिल्कुल नया आयोग बना दिया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या NCMI। एक और आयोग किस लिए? ये खास तौर पर बनाया गया अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के लिए। अब सोचिए, जैसा हमने पहले बात की थी, पुराना अल्पसंख्यक आयोग अनुच्छेद 30 यानी शिक्षण संस्थानों से जुड़े मामले भी देख रहा था। हाँ। लेकिन अब ये सारा काम, मतलब अनुच्छेद 30 से जुड़ा हर मुद्दा, इस नए NCMI आयोग को दे दिया गया। अरे, तो मतलब पुराने वाले आयोग के पास से काम का एक बड़ा हिस्सा ही चला गया। बिल्कुल, उसके पास अब करने के लिए और भी कम काम रह गया। और कहते हैं कि यही वो खास वजह थी जिसके चलते वो पूर्व चेयरमैन, जिनकी बात हमने शुरू में की थी, उन्होंने दोबारा पद लेने से मना कर दिया था। उनके हिसाब से आयोग के पास अब कोई खास काम बचा ही नहीं था। बाप रे। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद तो वाकई लगता है कि आयोग की शक्तियां और काम लगातार कम ही होते गए। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए जो दूसरी अहम कमेटियां बनी, जैसे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग था, सच्चर कमेटी थी। हाँ, सुना है इनके बारे में। उनकी सिफारिशों पे भी जमीनी स्तर पर कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं हुआ। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने तो सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण की सिफारिश की थी। सच्चर कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की पिछड़ी हालत सुधारने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए थे, पर नतीजा क्या निकला? बहुत कम। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही उभरती है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ना तो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, ना ही बहुत पावरफुल, और अपने लगभग 47 साल के इतिहास में जमीन पर कोई बड़ा यादगार बदलाव लाने में कह सकते हैं कि सफल नहीं हो पाया है। इसीलिए इस पर इतने सवाल उठ रहे हैं। हाँ, इसीलिए इसकी जरूरत और उपयोगिता पर ये अब इतने गंभीर सवाल हैं, और इसे सरकारी पैसे और संसाधनों की बर्बादी तक कहा जा रहा है। चलिए, ये तो एक गंभीर विषय था। अब जरा एक ऐसे फील्ड की बात करते हैं जहां भारत वाकई कमाल कर रहा है, सोलर एनर्जी। यहाँ तो सरकार की कोशिशों की तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, सोलर एनर्जी में भारत ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरक्की की है। 2017 का साल तो जैसे एक टर्निंग पॉइंट था, है ना? वो साल जब भारत में सोलर से बनी बिजली कोयले वाली बिजली से सस्ती हो गई, ग्रिड पैरिटी जिसे कहते हैं। हाँ, वो बहुत बड़ा माइलस्टोन था। उसके बाद तो जैसे प्राइवेट सेक्टर भी कूद पड़ा इसमें, क्योंकि अब ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं रहा, बल्कि बिजनेस के लिहाज से भी फायदेमंद हो गया। बिल्कुल। और नतीजा देखिए, आज हम सोलर पावर प्रोडक्शन में दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। हाँ, सिर्फ चीन और अमेरिका हमसे आगे हैं। हमने जर्मनी, जापान सबको पीछे छोड़ दिया है। ये तो कमाल की बात है। और इससे भी ज्यादा, मतलब मुझे तो ये बात चौंकाती है कि सोलर पैनल बनाने की हमारी अपनी कैपेसिटी कितनी बढ़ गई है, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। हाँ, वो तो गजब का उछाल है। 2014 में कहा हम सिर्फ 2 गीगावाट के आसपास थे। हाँ, और अब कागजों पर तो 100 गीगावाट तक पहुंच गए हैं, और असल में भी करीब 85 गीगावाट पैनल हम हर साल बना सकते हैं। 85 गीगावाट, ये तो जबरदस्त है। बिल्कुल। और इसमें सरकार की एक स्कीम का बड़ा रोल है, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। PLI स्कीम, ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो सरकार भारत में सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों को उनके प्रोडक्शन के हिसाब से पैसा देती है। एक तरह की मदद या सब्सिडी कह लीजिए। अच्छा। इससे हुआ ये कि पहले हम ज्यादातर चीन से पुर्जे मंगाकर यहाँ सिर्फ उन्हें जोड़ते थे, मतलब असेंबली करते थे।
पर अब हम यहीं पर पूरा पैनल बना रहे हैं, असली मैन्युफैक्चरिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर भारत वाली बात हो गई है तो। लेकिन क्या ये सब हमारे बड़े लक्ष्यों के लिए काफी है? हमने क्लाइमेट चेंज को लेके भी तो कुछ बड़े वादे किए हैं। को बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत पंचामृत वादे किए थे। उनमें से एक अहम वादा यह है कि 2030 तक हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 50%, मतलब आधा, नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा। यानी साफ ऊर्जा स्रोतों से, सोलर, विंड, हाइड्रो वगैरह। बिल्कुल। और इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें 2030 तक कुल 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी चाहिए। 500 गीगावाट। बाप रे, 500! और इसमें से सोलर का कितना हिस्सा है? इस 500 में से अकेले सोलर का टारगेट है 280 गीगावाट। 280 गीगावाट सिर्फ सोलर से। और अभी हम कहाँ हैं? अभी हमारे पास सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब 117 गीगावाट है। 117 और चाहिए 280, मतलब अगले 5-6 सालों में हमें करीब 163 गीगावाट और जोड़ना है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब हुआ कि हमें हर साल लगभग 30 गीगावाट नई सोलर कैपेसिटी लगानी होगी। हर साल 30 गीगावाट। और हम अभी लगा कितना रहे हैं? यहीं पर थोड़ी चुनौती है। हम अभी सालाना 17 से 23 गीगावाट के बीच ही जोड़ पा रहे हैं। तो लक्ष्य बड़ा है और रफ्तार थोड़ी धीमी है। अच्छा, तो यहाँ एक पेंच आ गया। मतलब एक तरफ तो आपने बताया कि हमारे पास सोलर पैनल बनाने की फैक्ट्रियों की क्षमता बहुत ज्यादा है, करीब 85 गीगावाट हर साल। हाँ। लेकिन देश में असल में लग रहे हैं सिर्फ 17 से 23 गीगावाट के पैनल। हाँ। ये तो बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल, और ये ही इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। सप्लाई यानी बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा है, पर डिमांड यानी देश में लगने वाले प्रोजेक्ट्स उतने नहीं हैं। और इसका खतरा क्या है? अगर फैक्ट्रियों के इतने सारे पैनल बिकेंगे नहीं तो क्या होगा? खतरा सीधा है। अगर फैक्ट्रियों का माल नहीं बिका तो वो प्रोडक्शन कम करेंगी, शायद कुछ बंद भी हो जाएं। उन्होंने बैंकों से जो हजारों करोड़ का लोन ले रखा है वो चुकाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब बैंकों का एनपीए बढ़ेगा। ओह। और सबसे बड़ी चिंता ये कि अगर पैनल ही नहीं लगेंगे तो हम 2030 वाला अपना 280 गीगावाट का लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे? तो फिर इसके मतलब है कि हमें अपने ये जो फालतू पैनल्स बन रहे हैं इन्हें बाहर बेचना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, कोशिश तो यही है, लेकिन यहाँ पर एक और कह सकते हैं बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो क्या है? वो है चीन। चीन सोलर में भी? हाँ जी, हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चीन के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चीन में बने सोलर पैनल भारत में बने पैनलों से करीब 1.5 से 2 गुना सस्ते पड़ते हैं। 1.5 से 2 गुना सस्ते? इतना ज्यादा फर्क कैसे? इसकी कई वजह हैं। एक तो वो बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं। जब आप कोई चीज करोड़ों में बनाते हैं तो हर पीस की कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरा, पैनल बनाने का जो कच्चा माल है जैसे पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स, उस पर चीन का बहुत कंट्रोल है। तीसरा, उनकी टेक्नोलॉजी शायद हमसे थोड़ी एडवांस्ड है। उनकी फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है। इन सब वजहों से वो हमसे बहुत सस्ता बना पाते हैं। तो आंकड़े क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट में कितना फर्क है? जमीन आसमान का। 2024 में चीन ने करीब 236 गीगावाट के सोलर पैनल दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए। 236 गीगावाट? और भारत ने? भारत ने सिर्फ 4 गीगावाट। सिर्फ 4? बाप रे। और ये 4 गीगावाट भी शायद इसलिए बिक गए क्योंकि अमेरिका ने चीन के पैनल्स पर कुछ ड्यूटी वगैरह बढ़ा दी थी, तो कुछ खरीदारों ने भारत की तरफ देखा, वरना शायद ये और भी कम होता। तो मुकाबला बहुत कड़ा है। बाप रे, 236 गीगावाट चीन का एक्सपोर्ट और हमारा सिर्फ 4। ये तो वाकई बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर क्या करें? हमारी ये जो 85 गीगावाट बनाने की क्षमता है, इसका क्या होगा? क्या कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता, एक उम्मीद की किरण नजर आती है, और वो है अफ्रीका। अफ्रीका? वो कैसे? देखिए, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ धूप की कोई कमी नहीं, सोलर एनर्जी की अपार संभावना है, लेकिन अभी वहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। अच्छा। दूसरी तरफ चीन का फोकस अभी अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े और अमीर बाजारों पर ज्यादा है। अफ्रीका में वो हैं, पर शायद उतनी प्राथमिकता नहीं है अभी। और अफ्रीका की जरूरतें क्या हैं? अफ्रीका में एक बहुत बड़ी समस्या है सिंचाई की। वहाँ खेती लायक जमीन तो बहुत है, पर कहते हैं कि सिर्फ 4% जमीन पर ही सिंचाई हो पाती है। सिर्फ 4%? क्यों? एक बड़ी वजह है बिजली। या तो बिजली महंगी है या है ही नहीं। अब सोचिए, अगर उन्हें सस्ती सोलर बिजली मिल जाए तो वो पंप चलाकर सिंचाई कर सकते हैं, खेती बढ़ सकती है, लोगों की आय बढ़ सकती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। तो भारत इसमें क्या कर सकता है? भारत यहाँ 2-3 तरीके से मदद कर सकता है और अपने लिए भी एक बड़ा बाजार बना सकता है। पहला,
भारत अपनी जो सफल घरेलू योजनाएं हैं उन्हें अफ्रीका के लिए एक मॉडल की तरह पेश कर सकता है, जैसे पीएम कुसुम योजना है। हाँ, जिसमें किसानों को सोलर पंप मिलते हैं। बिल्कुल, और वो फालतू बिजली बेच भी सकते हैं। या फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिससे घरों की छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। इन योजनाओं को अफ्रीका की जरूरतों के हिसाब से थोड़ा बदलकर वहां लागू किया जा सकता है। ये अच्छा आइडिया है। और दूसरा, भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही है। हाँ, ISA। ये ISA अफ्रीकी देशों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सस्ता लोन दिलवा सकता है, और भारत यहाँ ये कोशिश कर सकता है कि लोन इस शर्त पर मिले कि प्रोजेक्ट में लगने वाले सोलर पैनल भारत से ही खरीदे जाएं। अरे वाह, ये तो सीधा हमारी फैक्ट्रियों को ऑर्डर मिल जाएगा। बिल्कुल, इससे हमारी जो अतिरिक्त क्षमता है उसको एक बड़ा बाजार मिल सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? चीन वहाँ भी तो टक्कर देगा। आसान तो नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, अभी भी अफ्रीका में सबसे ज्यादा पैनल चीन ही बेचता है। तो भारत का लक्ष्य शायद चीन को पूरी तरह हटाना ना हो, बल्कि अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद सप्लायर बनना हो। अच्छा, मतलब एक विकल्प देना। हाँ, क्योंकि कई अफ्रीकी देश भी शायद सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहेंगे, वो एक दूसरा ऑप्शन चाहेंगे। भारत वो भरोसेमंद ऑप्शन बन सकता है। ये हमारी सोलर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। चाहिए, ये तो सोलर एनर्जी की बात हुई। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर, अमेरिका का H-1B वीजा। ये वीजा तो खैर भारतीय IT प्रोफेशनल्स के बीच बहुत पॉपुलर है। कुछ टाइम पहले एक खबर आई थी जिसने काफी टेंशन बढ़ा दी थी कि H-1B पर जाने वालों को $1 लाख, मतलब करीब 80-85 लाख रुपए की फीस देनी पड़ सकती है। क्या इस पर कुछ क्लैरिटी आई है? हाँ, इस पर अमेरिकी सरकार ने अब कुछ सफाई दी है और उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है, खासकर उन लोगों को जो पहले से अमेरिका में हैं। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने साफ किया है कि ये जो $1 लाख वाली फीस की बात थी, वो उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो पहले अमेरिका स्टूडेंट वीजा पर गए थे, यानी F1 वीजा पर। ओके। जिन्होंने वहीं अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर वहीं पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, जिसे OPT कहते हैं, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हाँ, OPT। और उसके बाद उन्हें वहीं की किसी अमेरिकी कंपनी ने नौकरी देकर H-1B वीजा स्पॉन्सर किया। तो ऐसे लोगों को ये भारी फीस नहीं देनी होगी। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है उन हजारों भारतीय छात्रों के लिए जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो फिर ये फीस किसे देनी पड़ सकती है? ये फीस उन मामलों में लागू हो सकती है जहां कोई व्यक्ति सीधे भारत से, मतलब बिना अमेरिका में पढ़े या OPT किए, H-1B वीजा पर नौकरी के लिए चुना जाता है। अच्छा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हाँ, ऐसे मामलों में कंपनी को या शायद कैंडिडेट को ये फीस देनी पड़ सकती है। तो ये एक अहम फर्क है। तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे भारत से अमेरिका जाने वाले लोगों की संख्या कम होगी या बढ़ेगी? देखिए, एक तो ये है कि जो छात्र पहले से अमेरिका में हैं, उनके लिए राह थोड़ी आसान हुई है फीस के मामले में। लेकिन जो सीधे भारत से अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए महंगा हो सकता है। तो शायद कुछ लोग सोचें। पर एक और बड़ा ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है आजकल, वो ये कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में प्रवासियों को लेकर माहौल थोड़ा बदला है। थोड़ा विरोध, थोड़ी नस्लवाद की घटनाएं बढ़ी हैं। हाँ, ये सुनने में आता है। इस वजह से भी अब शायद पहले के मुकाबले थोड़े कम भारतीय वहां जाकर बसना या लंबे समय तक काम करना चाहते हैं। अब इसे भारत अपने लिए एक अवसर की तरह भी देख सकता है। अवसर? कैसे? देखिए, जब हमारे अच्छे पढ़े लिखे होनहार छात्र या प्रोफेशनल्स पढ़ने या काम करने बाहर जाते हैं, तो हमें डबल नुकसान होता है। एक तो ब्रेन ड्रेन, हमारा बेस्ट टैलेंट चला गया। सही बात है। दूसरा, आर्थिक नुकसान। वो लोग विदेशी यूनिवर्सिटीज को लाखों करोड़ों की फीस भरते हैं। वो पैसा हमारे देश से बाहर जाता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता है। तो अगर ये टैलेंट यही रुके तो ये दोनों नुकसान बच सकते हैं। लेकिन सवाल तो फिर वही आ जाता है कि हमारे छात्र बाहर जाते ही क्यों हैं? क्या चीज उन्हें खींचती है अमेरिका या UK या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज की तरफ? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो है उन यूनिवर्सिटीज की ब्रांड वैल्यू। उनका नाम ही काफी है। फिर वहाँ का पूरा लर्निंग इकोसिस्टम, मतलब सीखने सिखाने का जो माहौल है। वहाँ बेहतरीन लैब्स होती हैं, इंडस्ट्री के साथ उनका बहुत गहरा कनेक्शन होता है, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो इंडस्ट्री की जरूरतों से जुड़ा होता है। प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। हाँ, नए आइडियाज, स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा मिलता है। कोई लीक से हटका सोचे तो उसका मजाक नहीं बनता, बल्कि उसे सपोर्ट मिलता है। रिसर्च की पूरी आजादी होती है। फंडिंग भी आसानी से मिलती होगी। बिल्कुल, रिसर्च के लिए फंडिंग मिलना भी आसान होता है। और एक और बड़ी चीज है, वहाँ के जो पुराने कामयाब छात्र होते हैं, एलुमनाई, वो अपनी यूनिवर्सिटी को करोड़ों अरबों डॉलर का दान देते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी और बेहतर होती जाती है। और इसके मुकाबले अगर हम भारत की यूनिवर्सिटीज को देखें,
तो यहाँ क्या स्थिति है? क्या हम वो माहौल दे पा रहे हैं अपने छात्रों को? देखिए, भारत में स्थिति सुधर रही है, इसमें कोई शक नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर हुआ है कई जगह, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। जैसे कि एक तो हमारी ज्यादातर अच्छी यूनिवर्सिटीज सरकारी फंडिंग पर बहुत निर्भर हैं। इससे कहीं ना कहीं सरकारी नियंत्रण भी ज्यादा रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि शायद उन विषयों पर खुलकर रिसर्च करना या पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो सरकार की सोच से मेल न खाते हो। अच्छा, फिर अमेरिका की तरह हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज को इंडस्ट्री से या पुराने छात्रों से उतना बड़ा डोनेशन या चैरिटी नहीं मिल पाती। इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो लिंक है वो अभी भी उतना मजबूत नहीं है। स्टार्टअप कल्चर कुछ IITs IIMs में तो बहुत अच्छा है, पर बाकी जगह अभी भी पनप रहा है। और हाँ, एक चीज जो अक्सर आड़े आती है वो है ब्यूरोक्रेसी, मतलब लालफीताशाही। कोई भी नया काम शुरू करने में कई बार बहुत प्रक्रियाएं होती हैं। ये तो काफी सारी चुनौतियां गिना दी आपने। पर सरकार तो अब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। हाँ। और शिक्षा में भी आत्मनिर्भरता चाहती है ताकि हमारे बच्चे यहीं पढ़ें। तो इन चुनौतियों के साथ ये कैसे होगा? हाँ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, और इसका एक दिलचस्प जवाब शायद हमें टेक कंपनियों के रास्ते से मिल सकता है। टेक कंपनियों से मतलब? देखिए, जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में अपने बड़े बड़े R&D सेंटर खोल रही हैं ना। हाँ। गूगल आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा AI सेंटर बना रहा है। हाँ हाँ। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT जैसी वो भी भारत में अपने कैंपस खोलें? विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस भारत में, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल। अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार ने, UGC ने अब इसकी इजाजत दे दी है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज अब इंडिया में अपने कैंपस खोल सकती हैं। बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, डेक्कन यूनिवर्सिटी, वो तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस शुरू भी कर रही है। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, तो सोचिए, अगर सरकार थोड़ी और पहल करे, दुनिया की टॉप 10 या 20 यूनिवर्सिटीज को यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित करे, शायद उन्हें कुछ इंसेंटिव दे, जमीन दे, तो क्या होगा? तो हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहीं मिल जाएगी। बिल्कुल, हमारा टैलेंट देश में रहेगा, हमारी फीस का पैसा देश में रहेगा, और धीरे धीरे यहीं पर वो शानदार लर्निंग इकोसिस्टम बन सकेगा। अच्छी लैब्स, इंडस्ट्री कनेक्शन, स्टार्टअप कल्चर, जिसके लिए आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। ये शिक्षा में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा, शायद क्रांतिकारी कदम हो सकता है। वाकई ये एक बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव नोट है सोचने के लिए। तो आज हमने 3 काफी अलग लेकिन बहुत अहम मुद्दों पर गहराई से बात की। हाँ, बिल्कुल। पहला शीर अल्पसंख्यक आयोग, उसका इतिहास क्या रहा, उसकी शक्तियां कैसे कम हुई, और आज उसकी प्रासंगिकता पर ही इतने गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दूसरा, भारत की सोलर इंडस्ट्री। एक तरफ तो ये शानदार तरक्की की कहानी है, दुनिया में 3रा नंबर, जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, पर दूसरी तरफ डिमांड और सप्लाई का मिसमैच, एक्सपोर्ट में चीन की भारी चुनौती और अफ्रीका में एक संभावित अवसर। हाँ, उसमें मौके भी हैं और मुश्किलें भी। और तीसरा, अमेरिका के H-1B वीजा नियम में जो क्लैरिटी आई है और उसका कनेक्शन भारत के ब्रेन ड्रेन की समस्या से और उच्च शिक्षा में आत्मनिर्भर बनने की हमारी कोशिशों से। बिल्कुल। उम्मीद है ये पूरी चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए जानकारी भरी रही होगी और उन्हें सोचने के लिए कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे। हाँ, और इन तीनों ही कहानियों से एक बड़ा सबक शायद ये भी मिलता है कि सिर्फ नीतियां बनाना या बड़े बड़े लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं होता। असली चुनौती तो उन्हें जमीन पर उतारने में आती है, और साथ ही साथ दुनिया से जो कंपटीशन मिल रहा है उसका सामना करने में आती है। सही कहा। चाहे वो अल्पसंख्यकों के अधिकार हों, या सोलर एनर्जी में लीडर बनना हो, या अपने बच्चों को देश में ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना हो, इन सभी मोर्चों पर भारत आगे कैसे बढ़ता है, ये देखना आने वाले समय में बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही कहा। इस ज्ञानवर्धक और बहुत ही दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका भी धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ ऐसी ही गहरी और रोचक चर्चा में। अपना ख्याल रखिए।